एक्सट्रीम वेदर है या जो शिद्दत आने वाली चीज़ है, ये अब हमारी जो कौमी ज़िंदगी है इसका हिस्सा बनती जा रही है और इसके लिए हमें तैयारी करनी है अगले 20 से 25 सालों में। ये नहीं कि अभी हो रहा है तो आगे नॉर्मल हो जाएगा। वीक लानिना पैटर्न है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आने वाले जो ये सीज़न में भी रेनफॉल कम होगी और खुश्क सर्दी ज़्यादा होगी। तो जब बारिश हो भी जाए दिसंबर में अगर लाहौर में, तो स्मोक या एयर क्वालिटी अच्छी नहीं होती। एयर क्वालिटी तब अच्छी होती है जब नॉर्थ से विंड्स जो है लाहौर की तरफ चलती यानी इस साल भी मौसम खुश्क ही होगा खुश्की होगा और बीमारियां भी ज़्यादा होंगी। बीमारियाँ ज़्यादा और जो बर्फबारी है जो हमारे पास वो कम होगी। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द ज़ातकास्ट। आप देख रहे हैं कि मौसम पाकिस्तान में एक अजीब तरीके से एक्ट कर रहा है। कभी पिछले साल खुश्क साली हो जाती है, कभी बर्फ़बारी हो जाती है, कभी हेल स्टॉर्म आता है इस्लामाबाद में, कभी सैलाब आ जाता है और इस पे प्रेडिक्शन भी करते हैं लोग। प्रेडिक्शन गलत क्यों हो जाती है? तो इसको समझने के लिए और इस मसले को क्लियरली जानने के लिए हमारे पास आज एक एक्सपर्ट हैं, दानिश बेग, जिनको मैं कहता हूँ द वेदरमैन। आप उनको इंस्टाग्राम पे वीडियोस में देखते होंगे, वो छतरी पकड़ के आपको बारिश में बता रहे होते हैं कि कितनी देर तक चलेगी और आप क्या करेंगे। तो दानिश से बात करते हैं। दानिश, वेलकम टू शो। पिछले साल स्मॉग थी बड़ी शदीद और खुश्क मौसम था सर्दियों में, यानी एक दो बारिशें हुई हैं और फिर उसके बाद अप्रैल में एकदम हेल स्टॉर्म आता है, फिर हीट वेव आती है और उसके बाद फिर इतनी ज़्यादा बारिश होती है कि सैलाब आ जाता है। तो ये क्या पैटर्न है, हमारे साथ क्या कर रहा है मौसम? बहुत शुक्रिया सोहेब भाई पहले मदऊ करने के लिए। तो एक्सट्रीमिटी से बात शुरू करते हैं क्योंकि अब आहिस्ता-आहिस्ता वैसे एक बात पहले जो क्लियर करते चलें, वो ये है कि जो एक्सट्रीम वेदर है या जो शिद्दत आने वाली चीज़ है, ये अब हमारी जो कौमी ज़िंदगी है इसका हिस्सा बनती जा रही है और इसके लिए हमें तैयारी करनी है अगले 20 से 25 सालों में। ये नहीं कि अभी हो रहा है तो आगे नॉर्मल हो जाएगा। ये वक़्त के साथ सिवियरिटी बढ़ती जाएगी और इसमें जो अब जैसे फ़र्ज़ करें इस साल जैसे आपने बात शुरू की, तो जो अभी वेदर पैटर्न लानिना का चल रहा है, ये पिछले साल की विंटर सीज़न में भी लानिना ही चल रहा था, जिसके मतलब ज़ेरे असर हमारे पास शुमारी इलाके हैं जिसमें हिंदू कुश है, कराकरम है, हिमालयाज़ के जो पहाड़ हैं, उसपे बर्फ़बारी ना होने के बराबर थी और उसके बाद उसमें या टेम्परेचर जो थे वो अबव नॉर्मल थे। जैसे-जैसे मौसम बहार आती गई, टेम्परेचर्स बढ़ते गए, टेम्परेचर्स एकदम अप्रैल के महीने में पाकिस्तान में 2 डिग्री अबव नॉर्मल थे। टेम्परेचर्स पहले भी बारिशें नहीं हुई थी, हवा में वैसे ही आप समझ लें कि जो वाटर वेपर था उसकी मिकदार ज़्यादा थी क्योंकि जब सर्दी आती है, कोल्ड वेव्स आती हैं तो वाटर वेपर की मिकदार कम होती है। उसके साथ-साथ जब अप्रैल का महीना आया, हीट वेव्स आई और थोड़ी-थोड़ी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आना शुरू हुई, तो जिस तरह की इवेंट हुआ था इस्लामाबाद में, उस तरह के इवेंट्स आना शुरू हो गए। फिर जिस तरह अगर स्नो नहीं हुई थी जनवरी में, तो मानसून की विंड्स जो होती हैं वो हमारे पास बहेरे अरब से आती हैं, खलीज बंगाल से आती हैं। तो आप समझ लें एक जितनी अगर हमारे पास स्नो अपर पार्ट्स में कम पड़ेगी, इतनी मानसून विंड्स जो होती हैं वो पहाड़ी इलाकों की तरफ ज़्यादा जाने की कोशिश करती हैं या ज़्यादा मुंतकिल होती हैं क्योंकि उनके पास वहाँ पे स्नो नहीं अवेलेबल होती या मेल्टिंग जो होती है वो हो चुकी होती है। अगर फ़र्ज़ करें बर्फ़ ज़्यादा पड़ी होती है हिमालयाज़ के ऊपर, तो मानसून विंड्स इतनी अट्रैक्ट ना होती उसकी तरफ। लेकिन जब बर्फ़ से खाली पहाड़ थे तो मानसून विंड्स उनकी तरफ एब्रप्टली आप समझे अट्रैक्टेड हुई। तो उसके साथ इसीलिए जुलाई अगस्त में हमारे पास आप देख रहे हैं जो सारे हमारे पास कैचमेंट एरियाज़ थे, जिसमें चनाब का कैचमेंट एरिया, जिसमें मराला में हमारे पास 10 लाख क्यूसेक का सैलाबी रेला गुज़रा। हाफ़्ज़ाबाद और मंडी बहाउद्दीन के एरिया सारे मुतासिर हुए, चावल की हमारी फसल काफ़ी मुतासिर हुई। फिर ब इसी तरह रावी में आपने देखा सारा जिस तरह वो सोसाइटीज़ डूबी और फिर सुतलेज में भी इस तरह का जो पानी था। तो ये सारा जो है ये एक किस्म का आप समझ लें इसकी जो तैयारी हो रही थी वो 6 से 8 महीने पहले हो रही थी आहिस्ता-आहिस्ता। इसमें फिर शिद्दत आती गई और फिर अब जैसे अभी हम आगे जा रहे हैं विंटर सीज़न की तरफ, तो हमारे पास फिर से लानिना पैटर्न ही है, वीक लानिना पैटर्न है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आने वाले जो ये सीज़न में भी रेनफॉल कम होगी और खुश्क सर्दी ज़्यादा होगी और ये पैटर्न जो अभी ये वाला चल रहा है, ये 2020 से 2020 के बाद इसने शिद्दत पकड़ी है और 2020 के पास 2020 का जैसे फ्लड था, वो उसमें फ्लड आया, 2022 का फ्लड मेगा फ्लड था, फिर 2025 का फ्लड। तो आप समझ लें ये पिछले 6 सालों में 3 बार फ्लड आ चुके हैं। तो ये पैटर्न है, ये तकरीबन चलता रहेगा, अभी 1 से 2 साल चलेगा, उसके बाद इसमें कुछ कमी मुतवक्किल है। जैसे अभी आपने बताया कि इस फ्लड से पहले कोई 6-7 माह लगे हैं इसको बनने में, यानी ये हादसा अचानक नहीं हुआ, पीछे से एक पैटर्न चल रहा था। तो प्रेडिक्शंस फेल क्यों हो जाती हैं कि सैलाब की प्रेडिक्शन फेल हुई या प्रेडिक्शन टाइम से नहीं आई? मतलब सैलाब पंजाब में आया और ये सबको अगर पता था कि पहाड़ों के ऊपर बारिश ज़्यादा होगी, तो आपकी मेन फसलें ख़राब होंगी
और मेन जो आपके अर्बन सेंटर्स हैं, जो यानी कमाऊ होता है जिसने खाना देना है, या फूड सिक्योरिटी के आपके जो सेंटर हैं जहाँ पे एग्री लैंड है, वो डिस्ट्रॉय हुई है। तो क्या प्रेडिक्शन मॉडल फेल हुआ है? प्रेडिक्शन सही नहीं कर सके हम लोग? ठीक है, तो प्रेडिक्शन की बात करते चले तो उसमें ना एक पूरा फिलॉसफी है या साइंटिफिक वे है प्रेडिक्शन का, वेदर फोरकास्टिंग का। तो जिसको हम, अगर आप मुझसे अगले 7 दिनों की फोरकास्ट पूछते हैं तो उसको मैं शॉर्ट रेंज फोरकास्ट या मीडियम रेंज फोरकास्ट कहता हूँ। तो वो ग्लोबल मॉडल्स अवेलेबल हैं। पाकिस्तान का अपना इंडिजिनस कोई मॉडल नहीं है जो वेदर फोरकास्ट दे सके। हम सारे डिपेंडेंट हैं थर्ड पार्टी डाटा पे, या जो बाहर की जो एजेंसीज़ हैं उनके वेदर मॉडल्स पे डिपेंडेंट है। तो जैसे-जैसे टाइम लीड बढ़ती जाती है, प्रेडिक्शन की जो वो एक्यूरेसी है, वो कम होती जाती है। अब अगर आप मुझसे पूछते हैं अगले मानसून की अभी फ़ोरकास्ट, तो मैं आपको नहीं दे सकूँगा, ना मैं हाँ, आपको क्योंकि मानसून की तो अभी से लोग फोरकास्ट कर रहे हैं कि अगले साल बहुत शदीद मानसून नहीं, ऐसा हर जगह शिद्दत तो आ रही है मौसम में, वो एक ना एक जेनेरिक टर्म है, ठीक है? लेकिन इस तरह बताना कि किस इलाके में बारिशें ज़्यादा होंगी, एक्सपेक्टेड इस बार मानसून में था कि बारिशें ज़्यादा होंगी, पाकिस्तान में ला नीना आ रहा था, मतलब मानसून की बात कर रहा हूँ। लेकिन एग्ज़ैक्ट एरिया प्रेडिक्ट करना 3 से 4 महीने पहले पॉसिबल नहीं होता। इवन कि जब सिस्टम 10 दिन पहले बनता है, उस वक़्त प्रेडिक्ट करना पॉसिबल होता है। ये आप समझ लें कि हमारी जो ह्यूमन काइंड है या होमो सेपियंस हमने जितना डेवलप किया, अभी तक हम उस आप समझ लें उस पीक पर नहीं आ सके कि इस चीज़ को डिकोड कर सकें या 6 से 8 महीने पहले प्रेडिक्ट कर सकें। ये ह्यूमन के लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम ये कर सकते हैं कि उससे पहले एंटीसिपेटरी एक्शंस हो सकते हैं। जैसे कि फ़र्ज़ करें, अगर मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जो हो क्या रहा है, मसला क्या आ रहा है। बुनेर में एक इंसिडेंट हुआ था। ये इस मानसून में बुनेर में ये हादसा, बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी और बहुत ज़्यादा अमवात हुई थी। तो बुनेर जैसा एरिया है, वहाँ पे फ़र्ज़ करें एक पहाड़ है। उस पहाड़ पे मैं कहता हूँ अभी 10 साल पहले जो फ़ॉरेस्ट कवर था, वो 15% या समझिए 25% था, फ़ॉरेस्ट कवर था, ठीक है? उस पे मैं कहता हूँ वहाँ पे 100 मिलीमीटर बारिश होती थी, तो नाला जो उसके नीचे गुज़र रहा है, उसमें 50,000 क्यूसेक पानी आता है, ठीक है? और नाले की लेंथ भी सही है और आबादी भी कम है, ठीक है? अब हो ये रहा है कि जो फ़ॉरेस्ट कवर है 2025 में, वो हो गया 10%। ठीक है, 10% हो गया है, तो पानी की तो मिकदार है, अब फ़र्ज़ करें 50,000 जो आना था, अब उसकी रन ऑफ ज़्यादा होगा क्योंकि उसमें उसके पास प्लांट्स नहीं है जो उसको रोक सकें। तो रन ऑफ जब ज़्यादा होगा तो वही क्यूसेक कितने बढ़ जाएँगे, 70 से 80 हज़ार क्यूसेक चले जाएँगे। और उसके साथ-साथ क्या हो गया, ओवर पॉपुलेशन भी हो रही है, लोगों ने खुद, हम लोगों ने ही दरियाओं के जो एक तो उनका रुख मोड़ दिया और उनका साइज़ भी छोटा करते जा रहे हैं। तो हुँ। उसके साथ-साथ अब जो रेला पहले 50,000 क्यूसेक का था, उसने 80,000 क्यूसेक का आना है और उसके पास जगह भी कम है। तो हादसात खुद ही बढ़ते जाते हैं। इस तरह के एंटिसिपेटरी एक्शन तो हम पहले कर सकते हैं। बाकी प्रेडिक्शन आहिस्ता-आहिस्ता सीख होगी। तो ये जो अभी हमारे पास ये हर साल एक सैलाब का डीमन है, हर 1 साल या 2 साल के बाद। तो क्योंकि आपका वो एग्रीटेक वाला एक काम, उसके साथ भी आप अटैच्ड हैं। तो क्रॉप्स की क्या सूरत-ए-हाल है अभी? क्या बनेगा? हमारी खाने-पीने की चीज़ें और महँगी हो जाएँगी, क्योंकि ऑलरेडी लोग महँगाई से बहुत तंग हैं। हाँ, ये सैलाब का, जैसे अभी वाला सैलाब आया 2025 का, उसको स्पेसिफिक ज़िक्र करते हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो मुतासिर हुआ है वो राइस की फसल हुई है। राइस जो हमारे पास दरियाए चेनाब और दरियाए, आप समझ लें दरियाए रावी के दरमियान का एरिया है, उसमें काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हुआ है राइस। कॉर्न मुतासिर हुई है, जो मकई है, और उसके साथ गन्ना जो है उतना मुतासिर नहीं हुआ, लेकिन उसमें भी मतलब फ़र्क पड़ा है। लेकिन हुँ। ओवरऑल जो हमारा ह्यूमन इंडेक्स है वो काफ़ी नीचे गया। वो मतलब गुर्बत के लिहाज से, और जितने घर मुतासिर हुए हैं, तो वाक़ई इस तरह भी चावल की प्राइस बढ़ेगी, बढ़ चुकी है, और उसके साथ-साथ फूड प्राइसेज़ पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा उसमें। और ये फूड सिक्योरिटी का जो मसला है, ये हर गुज़रते साल के साथ ही इसमें शिद्दत आती जा रही है, क्योंकि हमारे इसमें जो सबसे बड़ा डीमन है मेरे ख़्याल से वो ओवर पॉपुलेशन भी है। क्योंकि जब हम पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, तकरीबन हमारे पास जो आबादी थी पाकिस्तान की, दोनों पाकिस्तानों की मिला के, वो तो 8 करोड़ होगी, कितनी होगी? वो मुझे एग्ज़ैक्ट फ़िगर याद नहीं है, लेकिन अब बढ़ती-बढ़ती अगर फ़र्ज़ करें, यही 4 करोड़ थी वेस्ट पाकिस्तान की, जो ये पाकिस्तान है। तो अब वो बढ़ के तकरीबन 25 करोड़ या 30 करोड़ तक चली जाएगी। तो अब उसको फ़ीड करना भी है। हमें फिर जो दरिया, अब लोग एक और मसला भी है, लोग कहते हैं दरिया के करीब काश्तकारी क्यों करते हैं? मसला ये है कि बाकी जो ज़मीनें सारी है वो कंज़्यूम होती जा रही हैं, दरिया के दूर है। अल्टीमेटली हमें दरिया के करीब जाना पड़ रहा है, फिर ज़ाहिर बात है वो ज़मीनें जो है दरिया बुर्द भी हो जाती हैं। तो ओवर पॉपुलेशन के साथ इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है, और ये वक़्त के साथ-साथ जो है ये चीज़ बढ़ती जा रही है, लेकिन इस पे कोई फ़िलहाल इस तरह की पॉलिसी वाज़िया नहीं है हुकूमत की तरफ से कि इस पे क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए। और फिर एक और जो शोर है वो डैम्स का है। अब जैसे अब चलें एक तो बात कहीं और निकली है, चलो कर लेते हैं उसको, कि
इन सैलाब को कैसे रोका जा सकता था? कुछ लोग कहते हैं काला बाग डैम बनाने से उसको रोका जा सकता था। हाँ, ये बहुत बहस चलती है। हालाँकि सैलाब जो आया है वो तो मशरकी दरियाओं में है जहाँ पे कोई डैम अवेलेबल नहीं है, काला बाग तो दरियाए सिंध पे है। तो इन सैलाब को रोका जा सकता है। कई तरीके हैं, जिस तरह जो ये बैराजेज़ बने हुए हैं, मराला बैराज बना है, कादराबाद बैराज बना है, इनकी कैपेसिटी बढ़ा दें क्योंकि 10 लाख क्यूसेक अगर आ रहा है, आप इसको इसकी जो डिज़ाइन कैपेसिटी है उसको 15 लाख क्यूसेक कर दें। इसके साथ-साथ हमारे पास दरिया ब्यास जो है, दरिया ब्यास वो किसी ज़माने में पंजाब जो हमारा है उसमें गुज़रता था। उसका राइट। एक ओल्ड बेड है या जहाँ से वो नहीं गुज़रता, वहाँ पे हम पानी को इस तरह के मौके जब आते हैं सैलाब के, ज़्यादा तेज़ सैलाब के मौके, तो पानी को उन ओल्ड बेड्स में डाइवर्ट कर सकते हैं। तो कई तरीके हैं दूसरे, और इसके साथ-साथ हम दरियाओं के करीब जो ज़मीन है उसके हम उससे जो रिचार्जेबल वाटर है वो भी एक सेट करके आपाशी के लिए यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास पानी की कमी नहीं है, मैनेजमेंट का मसला है। ये जो अब हमारी गवर्नमेंट भी हमें प्रेडिक्शन देती है, वेदर की उन्होंने भी सलाह की प्रेडिक्शन दी है। आप लोग भी वेदर वाले भी ये काम करते हैं। उसके बावजूद भी प्रेडिक्शन जो है वो 3 से 4 मिनट की होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो अप्रैल वाला हेल स्टॉर्म आया था इस्लामाबाद में, तो आपकी ऐप ने कोई 356 के टाइम पे आपको बताया कि ये होने लगा है और अगले 3-4 मिनट में सब कुछ हो गया। तो आपके पास रिएक्शन का टाइम नहीं है। तो ये क्या ह्यूमन कैपेसिटी कम है या मॉडल्स बेहतर करने की ज़रूरत है या कहाँ पे लैग कर रहे हैं हम लोग प्रेडिक्शन इसको सही प्रेडिक्ट क्यों नहीं कर पा रहे? अच्छा, एक तो मैं वैसे प्रेडिक्शन एक्सट्रीम वेदर की प्रेडिक्शन करना वैसे ओवरऑल पूरी दुनिया में मुश्किल है। लेकिन पाकिस्तान में एक मसला है कि हम साइलोज़ में काम करते हैं। हुकूमती लोग अपना काम करें, नॉन प्रॉफ़िट वाले अपनी जगह काम करें, प्राइवेट वाली अपनी जगह काम करें। हम जो अगर वेदर वाले की मेरी बात करते हैं, हम बिलीव करते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स पे, कि हर बंदे की कैपेसिटी है। क्लाइमेट चेंज का जो मसला है ना, ये मतलब गैर सियासी मसला है और ये किसी कौमियत से भी मतलब कि ताल्लुक नहीं रखता। इसको हल करने के लिए हर बंदे को आगे आना होगा। अगर हमारे पास महकमा मौसमियात हैं, एनडीएमए हैं, हम हैं और उनसे उनके साथ हमारी कोऑर्डिनेशन चल भी रही है। एक तो कुछ कैपेसिटीज़ उनके पास हैं, कुछ इनोवेशंस हमारे पास हैं, कुछ एनडीएमए के पास हैं। हम तीनों को एक जगह बैठकर इस पे काम करना होगा, या और इदारे भी हैं, और जैसे सिविल सोसाइटी है और इसके साथ-साथ बाकी जो इदारे हैं या हुकूमती लेवल पे चले सपोर्ट अवेलेबल होती है, उसको मज़ीद बढ़ाने की बात हो रही है। जैसे अभी हम पॉडकास्ट से पहले बात कर रहे थे कि हमें ग्रास रूट लेवल पे लोगों को समझाने की ज़रूरत है कि किस तरह वो बार-बार, ताकि अपने नुमाइंदों को वो बता सकें और चीज़ें कर सकें। हाँ, लोगों से भी वो ये है कि वो आपकी बात से कि जिस तरह सोलराइज़ेशन हुई है ना पाकिस्तान में रैपिड और हमने आज ही डेटा सामने आया है कि 18,000 मेगावाट कैपेसिटी हम सिर्फ़ लोगों के सोलर से ही ले रहे हैं। पाकिस्तान की मैक्सिमम ये 70% कैपेसिटी है पाकिस्तान की ओवरऑल। तो क्या ऐसे कोई हल हैं मतलब पॉलिसी में भी टाइम लगेगा, गवर्नमेंट को भी करते हुए टाइम लगेगा और ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और इसको टाइम लगता है, चीज़ों को करने में। तो ऐसी कोई चीज़ है, ऐसा कोई हल है कि लोग उसको अडॉप्ट करना शुरू हों और 2-4 साल में हम किसी नतीजे पे पहुँच जाएँ, इसका कोई फ़ायदा उठा अच्छा, मेरे नज़दीक जिस तरह वो सोलर वाला आपने बात की, लोगों ने खुद हल कर लिया। क्लाइमेट चेंज मतलब एक बंदा, वही बात है, लोग खुद अपने तने-तनहा इसको हल नहीं कर पाएँगे। इसके लिए ये कोऑर्डिनेशन, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एक है। कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है क्योंकि उसमें जो बिजली वाले मसले में तो बिजली जनरेट करनी थी, उन्होंने एक तरीका इनोवेशन आई, वो इम्प्लीमेंट होगी तो वो ठीक हो गया। इसमें जो है क्योंकि हर चीज़ जो है दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। अगर आपकी काश्तकारी है तो आपके साथ उसके फ़र्ज़ करें काश्तकारी आप करते हैं किसी दरिया के पास, तो आपको फ्लड वार्निंग चाहिए, उसके लिए महकमा ज़राअत वाले हैं, फिर आपाशी वाले हैं, फिर हम लोग हैं। मतलब ये चीज़ें बड़ी इंटरकनेक्टेड हैं। फ़र्ज़ करें अगर कहीं जाके अगर गरीब की फ़सल तबाह होती है तो उसका इम्पैक्ट शहर में बैठने वाले बंदे को भी आता है, अर्बन पॉपुलेशन को भी आता है। तो ये इंटरकनेक्टेड चीज़ है। इसमें जब तक हमारे पास आगाही मुहिम नहीं होगी, लोगों में शऊर नहीं आएगा, आ रहा है आहिस्ता-आहिस्ता, पीपल आर गेटिंग मतलब सीरियस। पहले पहले क्योंकि हम छोटे होते निसाब में पढ़ते थे क्लाइमेट चेंज, लेकिन अब वो हमारे सर पे आ चुका है। तो आहिस्ता-आहिस्ता जिस तरह ये एक पूरी ना आप समझिए सोसाइटी की एक पूरी डेवलपमेंट होती है, जिस तरह थिंकिंग डेवलपमेंट होती है, तो ये मेरे ख़्याल से इसमें अभी कुछ दिहाइयाँ लगेंगी हमें। त अभी हम बहुत ज़्यादा रिपोर्ट सुन रहे हैं पाकिस्तानी मीडिया में भी, इंटरनेशनल मीडिया में कि पता नहीं कोई बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम फ्रॉस्ट आ रहा है नॉर्थ से और ये सर्दियाँ बहुत शदीद होंगी। तो ये क्या कह रहे हैं? अच्छा, वही सर्दियों की चलो प्रेडिक्शन करते जाता हूँ। तो अच्छा, मैं आपको बताता हूँ एक चीज़, जो हमारे पास अच्छा एक इंस्ट्रूमेंट है जो टेम्परेचर नापता है, ठीक है? वो एक स्पेसिफिक प्रिंसिपल पे बना हुआ है। ज़रूरी नहीं कि अगर वो आपको 0 डिग्री बता रहा है तो आपको सर्दी भी ज़्यादा लगेगी। क्योंकि सर्दी लगना जो है वो फ़ीज़ लाइक से है, वो आप डिपेंड करता है कि आपकी स्किन क्या है, आपका कद क्या है, आपने कपड़े क्या पहने हैं, या आपकी ऐज क्या है। क्योंकि एज बुज़ुर्गों को, जैसे वो अक्सर बुज़ुर्ग शिकायत करते हैं कि उनको हड्डियों में दर्द होता है, हम लोगों को नहीं होता, कि अब तो हम जब बुज़ुर्ग हो हमें हो। तो सर्दी महसूस करना ना एक अलग मतलब पर्सपेक्टिव है, उस पे काफ़ी काम हो सकता है। अभी दुनिया मतलब दुनिया में नहीं हुआ। तो डेटा के मुताबिक ना
जो लानीना होता है उसमें मिनिमम टेम्परेचर्स होते हैं रात के, ठीक है? अच्छा, लानीना पहले ज़िक्र कर लेते हैं। तो हमारे पास जो दुनिया के 3 बड़े ओशन हैं, एक है पैसिफिक, एक है अटलांटिक और इंडियन ओशन है। तो पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा है दुनिया में, तो उसके जो उतार-चढ़ाव आते हैं टेम्परेचर्स के उस पे, तो दुनिया का सारा जो वेदर उससे थोड़ा बहुत लिंक करता है। पाकिस्तान का भी करता है। तो वो टेम्परेचर अगर फ़र्ज़ करें एक स्पेसिफ़िक हिस्सा है पैसिफ़िक ओशन का, वहाँ पे अगर टेम्परेचर्स मामूल से 0.8 डिग्री कम हो जाए, 0 पॉइंट मामूल 0.8 डिग्री इतना थोड़ा-सा? हाँ, कम हो जाए तो वो कंसिडर हो जाता है, उसको एक पैटर्न कहते हैं, उसको लानिनिया कहते हैं, स्पेनिश वर्ड है, लानिना भी कहते हैं, ठीक है? ये वाला पैटर्न अगर हमारे पास मानसून में डेवलप होना शुरू हो जाए, इस बार अभी शुरू हो गया है, तो हमारे पास इस तरह के सैलाब आते हैं जो 2010 में आए, 2022 में आए और अभी भी आए। अभी उस तरह इतना डेवलप नहीं हुआ और ये साथ-साथ अगर सर्दियों में फिर डेवलप होना शुरू होता है तो हमारे पास खुश्क विंटर्स होते हैं। क्योंकि हमारे पास ये जो अच्छा, मैं आपको ना पाकिस्तान को 3 हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं विंटर्स के लिहाज से। एक अपर रीजन है जिसमें हमारे पास केपी के पहाड़ी इलाके हैं, मालाकंड, हज़ारा के कश्मीर के रीजन और ये पोठोहार और पिंडी इस्लामाबाद और इसमें पेशावर भी शामिल कर लें। हमारे पास अमूमन सर्दियाँ तब आती हैं जब बारिशें ज़्यादा होती हैं, हुँ। ठीक है? और इस लानिना पैटर्न में बारिशें कम होती हैं। तो आप समझ जाएँ कि ओवरऑल जो हमारे पास वो एक पर्सपेक्टिव आया था ना, सर्दी नहीं पड़ रही, वो सर्दी जब तक बारिशें नहीं होती, नहीं पड़ती, तो इस्लामाबाद में एक्सपेक्टेड यही है कि सर्दी इस साल भी उस तरह कम पड़ेगी। हाँ, जनवरी से ज़्यादा होगी। लेकिन अब एक और जो रीजन है पाकिस्तान का, वो है मैदानी इलाके पाकिस्तान की, इसमें लाहौर रीजन सारा और फैसलाबाद यही रीजन सारा जो हमारे पास जहाँ पे अर्बन सेंट्रल सेंट्रल पाकिस्तान। पाकिस्तान और जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा ऊपर है। तो वहाँ पे जो सर्दी पड़ती है, वहाँ पे एवरेज टेम्परेचर यहाँ से ज़्यादा होते हैं। वहाँ पे सर्दी जब धुंध पड़ती है तो पड़ती है। तो धुंध जो होती है लानिना ईयर जो अभी पैटर्न चल रहा है, इसमें ज़्यादा पड़ती है। तो उस रीजन के लिए तकरीबन 15 दिसंबर से लेके 15 जनवरी तक सर्दी काफ़ी ज़्यादा पड़ेगी। ठीक? वो जो रीजन है। अब देखिए, इसमें डिफरेंस है ना, पाकिस्तान के 3 रीजन है। अब तीसरा रीजन है बलूचिस्तान के और कराची के रीजन है। वहाँ पे सुना होगा साइबेरियन विंड्स चलती हैं। तो वहाँ पे साइबेरियन विंड्स की इंटेंसिटी इस साल लानिना में मतलब नॉर्मल ही रहती है, तो वहाँ पे सर्दी नॉर्मल पड़ेगी। तो मतलब ओवरऑल अगर इसकी प्रेडिक्शन देखते हैं, तो शुमाली इलाकों में, उस इलाकों में नॉर्मल या नॉर्मल से कम सर्दी पड़ेगी, बारिशें कम होगी और धुंध वाले इलाकों में सर्दी ज़्यादा पड़ेगी। तो इसको हमने इस तरह ज़रा यानी इस साल भी मौसम खुश्क ही होगा खुश्क ही होगा और और बीमारियाँ भी ज़्यादा होंगी। बीमारियाँ ज़्यादा और जो बर्फबारी है जो हमारे पास वो कम होगी। हाँ, इस तो स्मोक का क्या करेंगे? अभी स्मोक शुरू होगी बल्कि आज से ही एक्यूआई जो है ना वो 134, 135 इस पे पहुँच गए हैं और लगता है अगर ये खुश्क मौसम हो और बारिश जैसा कि आप बता रहे हैं नहीं होगी, तो इसका मतलब है स्मोक तो बहुत खतरनाक चीज़ होगी इस दफ़ा। वो पिछले साल भी थी। स्मोक जो हमारे पास, अच्छा, टर्मिनोलॉजी स्मोक की हमारे पास 2016 से इंट्रोड्यूस होना शुरू हुई है, लेकिन हमारे पास स्मोक ना 1960 से है। जब पाकिस्तान में अयूब खान के दौर में ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, जब यहाँ पे एक्सटेंसिव अमाउंट पे एग्रीकल्चर को फ़रोग़ मिला और धान लगाई गई, धान के बीज अच्छे आए, अच्छी वैरायटी के, तो उसके बाद से ही स्मोक बढ़ना शुरू हो गई है। और 2010 के बाद तकरीबन या इस सदी में इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा हुई क्योंकि हमने अर्बनाइज़ेशन बहुत ज़्यादा की है करते। अच्छा, आप ये पूछेंगे स्मोक जो है इसी सीज़न में क्यों होती है, बाकी सीज़न में क्यों नहीं हाँ। होती? तो ये जो सीज़न होता है ना, अभी जैसे हमारे वेदर स्टेशन पूरे पंजाब में लगे हुए हैं, तो एवरेज विंड स्पीड जो है ना पंजाब के पूरे इलाकों में, फैसलाबाद, सरगोदा, सियालकोट वगैरह, तो वहाँ पे एवरेज विंड स्पीड पूरे मतलब 24 आवर में 2 किलोमीटर पर आवर से कम रहती है और महीने से बारिश नहीं हुई। ठीक है, ये 2 फैक्टर हो गए। उसके साथ-साथ ये होता है कि वैसे एक हम कहते हैं स्टेबल एनवायरनमेंट, ये थोड़ा टेक्निकल टर्म है, कहते हैं हम कहते हैं एनवायरनमेंट स्टेबल होगी। उसका मतलब ये होता है कि जो एनवायरनमेंट है, अच्छा, जब ज़मीन जो सुबह दिन होता है तो सूरज पड़ता है, सूरज अपने साथ जो गर्मी होती है वो ज़मीन एब्ज़ॉर्ब करती है रेडिएशंस को। हुँ। लेकिन रात होती है तो ज़मीन जो है रेडिएशन को इमिट करती है। उसको हम कहते हैं रेडिएशन कूलिंग हो रही है। तो कूलिंग होती रहती है, तो होता ये है कि ज़मीन की जो सरफ़ेस होती है, वो बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है। आप समझिए ज़मीन की सरफ़ेस अगर 6 डिग्री पे है ना, तो ज़मीन से थोड़े ऊपर टेम्परेचर 8 डिग्री होगा। ओवरऑल में वैसे ऊपर जाएँ तो टेम्परेचर कम होता जाता है यहाँ। तो हम कहते हैं 6 डिग्री वो है, 8 डिग्री ऊपर वाली सरफेस है। तो होता ये है कि अगर फ़र्ज़ करें नीचे 6 डिग्री है, तो वो एयर कॉलम जो है वो ठंडा है और वो डेंस है। तो वो ऊपर की तरफ मूव नहीं कर पाता। उसके साथ ये होता है जो सारे पोल्यूटेंट्स उसके अंदर होते हैं, जो हवा चल नहीं रही, बारिश नहीं हो रही और जो गंदगी फैलती जा रही है, उसके अंदर सारे पोल्यूटेंट्स जो होते हैं मिक्स हो जाते हैं। अब आगे ऊपर 8 डिग्री है, ठीक है, नीचे 6 डिग्री है। तो वो एक किस्म की एक लेयर बना देते हैं जिसमें स्मोक भी होती है, फिर फॉग भी बनती है। तो ये ना अक्टूबर-नवंबर में होती है हमारे पास और ये इंडिया का भी मसला, ये एक किस्म का ट्रांस बाउंड्री मसला है। मतलब इंडिया का मसला भी है, हमारा मसला भी है और उसमें ज़्यादा जो फैक्टर इन्वॉल्व है, वो इस तरह के एक तो मेट्रोलॉजिकल फैक्टर मैंने बता दिया और उसके बाद जो फैक्टर इन्वॉल्व है वो यही व्हीकल इमिशंस और साथ-साथ ये इंडस्ट्रीज़ और फिर उसमें वो जो ये इसका क्रॉप फुज़ूल बर्निंग क्रॉप है। बर्निंग होती है, उसका भी 10 15% इसका हिस्सा है।
तो ये गवर्नमेंट अभी जो ये छोटी-छोटी मशीनें लगा के तो पंजाब में ख़ास तौर पे हमारे पाकिस्तानी पंजाब में कोशिश करी है कि इस बार जो है ना, वो हम पता नहीं हवा को प्रोसेस करेंगे, उसमें नमी डाल रहे हैं या वो जो मशीनें सी लगाई हुई गाड़ियों के ऊपर, तो उससे ये इस तरह की स्टेप से कुछ होगा? ये कोई इम्पैक्ट होगा इसका? ये वक़्ती तौर पे कुछ हो सकता है, क्योंकि वो जो प्रिंसिपल है उनका बेसिक, वो एक किस्म का स्प्रे कर रहे हैं हवा में, पानी का स्प्रे है, छिड़काव है। उससे ये होगा जब क्योंकि दिल्ली में भी यही काम करते हैं, वो दरख्तों के ऊपर पानी का छिड़काव करते हैं और यानी पानी का छिड़काव ज़्यादा कर देते हैं एनवायरनमेंट में, गलियों में। लेकिन इसका मैं चलिए इसका थोड़ी-सी इसको डिबंक कर लेते हैं। तो अगर फ़र्ज़ करें एटमॉस्फेयर में हमारे पास स्मोक पार्टिकल्स अवेलेबल हैं। अगर उसमें हम पानी का छिड़काव करेंगे भी तो ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि जो हमारे पास जो पार्टिकल्स हैं स्मोक के, उसको हम कहते हैं, हम उसको कंडेंसेशन न्यूक्लियाई कहते हैं बेसिक टर्म में। वो ज़्यादातर फिर अटैच हो जाता है वाटर वेपर के साथ और उसके साथ वो ज़मीन पे मतलब फ़ॉल कर जाता है, गिर जाता है। लेकिन आपको मज़े की बात बताऊँ, आप इस पर एक्सपेरिमेंट करिएगा कि लाहौर में अगर बारिश हो जाती है ना दिसंबर में, तो चलें हम अब मैं आपको बताऊँगा। तो जब बारिश हो भी जाए दिसंबर में अगर लाहौर में, तो स्मोक या एयर क्वालिटी अच्छी नहीं होती। एयर हुँ। क्वालिटी तब अच्छी होती है जब नॉर्थ से विंड्स जो हैं लाहौर की तरफ चलती हैं। जो ड्राई विंड्स होती हैं, जो एक किस्म के एटमॉस्फेयर को क्लीन करती हैं। तो ये एक किस्म का ऐसा ही है कि हम बाहर बैठे हुए हैं, मेरा घर है बाहर, मैंने शीशा है, रोज़ मैं उसमें सुबह कंघी करता हूँ और वहाँ पे रोज़ सुबह धूल आ जाती है। मैं उसको कपड़े से साफ करता हूँ, फिर आ जाती है। सोर्स जो है उसको ठीक जब तक नहीं करेंगे, तो इस तरह के जो मेजर्स हैं, ये बहुत कम पैमाने पे इस बेहतरी होगी, ज़्यादा बेहतरी नहीं होगी। तो ये इस तरह है। तो अगर हम बड़े-बड़े पंखे लगा दें हवा चलाने के लिए, इससे कोई फ़र्क पड़ेगा? हाँ, वो फट से, लेकिन वो हो नहीं सकता, कभी एक्सपेरिमेंट हुआ नहीं है उसका। वो मतलब बड़े-बड़े पंखे हमें चलाने पड़ेंगे, वो उसको हमें पता है करना क्या पड़ेगा, अगर एक इमेजिन करते हैं। इस्लामाबाद से चलाने पड़ेंगे और मोटरवे के अलोंग लगाने पड़ेंगे, ताकि फिर सारी स्मोक इंडिया की तरफ जाए, नॉर्थ वेस्ट। खैर ये तो एक फिर और कॉन्फ्लिक्ट बन जाएगा इससे। फिर वो वहाँ से पंखे लगा देंगे, फिर वो बीच में घूमती रहे। होता बस यही है, जब नॉर्थ वेस्ट से विंड्स चलती हैं, तो इंडिया की तरफ चली जाती है स्मोक। जब साउथ ईस्ट से आती है, तो वो चली जाती है, हमारे पास आ जाती है स्मोक। तो एक किस्म का ये वॉलीबॉल टाइप है, ये घूमता रहता है। दोनों का मसला है, कोई इसको एक्सेप्ट नहीं करता और दोनों दोनों की अवाम, गरीब अवाम जो है इससे सफ़र करती है। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम और आप बड़े आसानी से ये सबसे आखिरी वाला जो है सबसे अच्छा समझाए क्योंकि स्मोक की हमें कभी समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या है। तो मेन मसला है कि हमें हवा पैदा करनी है और इसमें हवा भरनी है क्लाइमेट के चेंज वाले इशू में। सर थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपको हम फिर ज़हमत देंगे उस हवाले से कि थोड़ी-सी अवेयरनेस आवाम की करें इस पे। जी, जी, सलाम कर छोटे-छोटे काम हम करें।